नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब आप ये खबर देख रहे हैं उसके ठीक 10 घंटे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और 2 राज्यों में, जिसमें से झारखंड में पहले राउंड के और महाराष्ट्र में पूर्णतः चुनाव और वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 48 घंटे बाद वोटिंग होंगे। लेकिन इसके साथ साथ बिहार सहित अन्य कई राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसमें बिहार के उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है और इस चुनाव को सीधे नरेंद्र मोदी की कुर्सी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या सच में ये बात है, क्या सच में भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि नीतीश कुमार यदि कोई भी बड़ा फैसला लेंगे तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी जो है वो हिल जाएगी। ये सभी बातें लगातार चर्चा में हैं और ख़ास करके चर्चा में तब और ज़्यादा हो जाती है जब नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में तो निकल गए हैं, लेकिन उससे पहले जो परिस्थितियां बिहार में बनी हैं, जिस तरह से एंट्री मारा है प्रशांत किशोर ने और अन्य लोगों ने, अन्य दलों ने, उसकी चर्चा हम लगातार आपको कर रहे हैं और इस कितना वोटों को प्रभावित करेंगे ये दिगर बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ अब आगे जाने की जो स्थिति है या फैसला है वो ले चुके हैं? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ अब और नहीं रहेंगे? ये सवाल सबसे बड़ा हो गया है और इसी सवाल के उधेड़-बुन में सभी लगे हुए हैं। विपक्ष पूरी तरह से नीतीश कुमार के लिए रेड कारपेट बिछा करके इंतजार कर रहा है। आपने देखा भी होगा कि लगातार नीतीश कुमार को वो पुरानी बातें याद दिलाई जा रही हैं। नीतीश कुमार को स्ट्राइक किया जा रहा है कि आप समाजवादी विचार के व्यक्ति हैं, जिस तरह से जो बातें हो रही हैं वो आपके लिए श्रेयस्कर नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक समाज भी नीतीश कुमार को लेकर के, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को लेकर के और तीसरी जनसुराज को लेकर के पेशों पेश में पड़ा हुआ है। जिस तरह की बातें बेलागंज में देखने को मिली वो कहीं से भी उचित नहीं है। और ऐसी स्थिति में एक बात निश्चित रूप से समझ में आता है कि ये जो 17-18% की आबादी है मुसलमानों की, उसको लेकर के और उसके वोट बैंक को लेकर के जो राजनीति हो रही है वो काफ़ी अलग तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को परिभाषित करती है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिष्ठा सबके दांव पर फंसी हुई है। इसमें 2 लोगों की जिसकी चर्चा हमने पहले भी की कि उनके लिए ये सबसे ज़्यादा मुफीद समय होगा और वो हैं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का ना हरे लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा हो जाए वाली बात है। तो वहीं प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी की भी फंसी हुई है, 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो दूसरी तरफ 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली राष्ट्रीय जनता दल की प्रतिष्ठा फंसी हुई है। इतना ही नहीं, तीनों सीट जिस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं वो 4 में से उनके पाले में ही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे में सिर्फ एक सीट है जीतन राम मांझी की, इमामगंज, और उस इमामगंज सीट पर भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है। तो बेलागंज में नीतीश कुमार ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जहां एक सीट पर ये दोनों घटक दल लड़ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर लड़ रही है। एक पे हार जाती है, एक पे जीत जाती है, तब भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये दोनों अगर हार जाते हैं तो इनके राजनीतिक जो यात्रा है या फिर इनका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन अब जोड़ा जाने लगेगा। 2025 के चुनाव के लिए इनकी तैयारियां और ये क्या प्रभावित कर सकते हैं, कितना प्रभाव डाल सकते हैं, इस पर अब चर्चा शुरू हो जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव के लिए भी आगे से फ्रंट से लीड कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जेपी नड्डा बिहार आते हैं, पटना में आकर के वो नीतीश कुमार के साथ छठ के घाट पर मुआयना करते हैं, छठ व्रतियों को से आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं, उन्हें शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और साथ साथ चिराग पासवान के आवास पर चले जाते हैं। जाने के लिए तो कई लोगों के आवास पर वो गए, लेकिन चिराग पासवान के आवास पर अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं, वहां जाके मंत्रणा करते हैं और नेक्स्ट डे चिराग पासवान कार्यक्रम बना लेते हैं कि उनको जो भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर लड़ रही है उस पर चुनाव प्रचार करने जाना है।
ये हो भी जाता है। नीतीश कुमार के साथ वो जाते हैं, मंच साझा करते हैं और अपनी बात रखते हुए लोगों से वोट देने की अपील करते हैं। निश्चित रूप से चिराग पासवान गए हैं तो वो अपने वोटर को इन्फ्लुएंस जरूर करेंगे। लोगों में जिस तरह का क्रेज है वो बता रहा है कि चिराग पासवान अपने वोट ट्रांसफ़र कराने में सफल रहे हैं पिछले चुनाव में, इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव में भी उनके जाने का असर पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार का क्या होगा? नीतीश कुमार अगर बेलागंज में चुनाव जीत जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प सामने आ जाएगा। और इतना ही नहीं, एनडीए गठबंधन को भी एक सांस में सांस आने की वाली स्थिति हो जाएगी, जिसमें नीतीश कुमार को अगुवा बना करके 2025 का चुनाव लड़ने की बात कर रही है। लेकिन अगर नीतीश कुमार वहां हार जाते हैं तब, हालांकि परिस्थितियां बहुत कुछ कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार पर कितना भरोसा है, ये इसी बात से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक के रूप में चिराग पासवान को आगे लेकर चल रही है। बात करें तो महाराष्ट्र में भले ही चिराग पासवान मंच पर नहीं हो, लेकिन जहां बिहार और हिंदी पट्टी के लोग बहुतायत हैं, उस महाराष्ट्र में चिराग पासवान का फोटो लगा करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होता है, रैली होती है। इसके मायने आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जहां जरूरत होती है, जिस तरह से जरूरत होती है, अपने लिए प्रयोग करती है चीज़ों को। झारखंड की बात कर लें तो एनडीए चुनाव लड़ रहा है, 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिली हुई है और 1 सीट चिराग पासवान को मिली है। चिराग पासवान की जो आपने देखा होगा कि जिस तरह चतरा में उन्होंने अपनी रैली के लिए सब कुछ सेट किया और एक लंबे समय तक लगभग 5-6 घंटे उनकी रैली की जो पटकथा है वो लिखी गई। ये सब कुछ कहानी कह रही है और इस कहानी में ये बात साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार का झारखंड नहीं जाना नाराज़गी का कहीं ना कहीं कारण जरूर बता रहा है। वहीं आपको बता दें कि पूरी जनता दल यूनाइटेड आपको नज़र आई होगी बेलागंज में, अशोक चौधरी की प्रतिष्ठा फंसी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि जो दिग्गज हैं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले, उन सभी लोगों की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, क्योंकि बेलागंज की एकमात्र सीट जदयू के खाते में है और इसको जीतना उसकी सबसे बड़ी अभी की मजबूरी हो गई है। नीतीश कुमार के प्रभाव को दर्शाने के लिए और एनडीए में उनकी धमक बनी रहे, इसके लिए नीतीश कुमार का बेलागंज जीतना बहुत ज़रूरी है। अब इमामगंज की बात करते हैं तो इमामगंज में जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंस गई हैं दीपा मांझी, जो संतोष मांझी की पत्नी है और जीतन राम मांझी की बहू है। ये सीट कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो 2 टर्म तक वहाँ रहे हैं, यानी 8-9 सालों तक उन्होंने जो वहाँ के लोगों के साथ जिस तरह का संबंध रखा है, रिश्ता रखा है, वो कितना असर करता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो वहीं रामगढ़ में जो सुधाकर सिंह हैं उनके बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आशान्वित है, लेकिन कितना? उनके उम्मीदवार काम तो जमीन पे बहुत करते हैं लेकिन नज़र नहीं आते हैं। इसको लेकर के भी वहाँ लोगों में काफ़ी कुछ है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा का पूरा चुनाव पोर्ट्रे करना चाहिए था, कौन कौन सी ज़रूरत थी। अभी हाल फिलहाल में आप हारे हैं बक्सर, तो आपके लिए स्ट्रेटजी बनाने का एक अलग मौका चाहिए था। आपको उन सभी संभावनाओं पर गौर करना चाहिए था जहाँ जहाँ आप पिछड़ गए हैं। लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उन सभी चीज़ों को समेटने में कहीं ना कहीं असफल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सफलता और असफलता तो अपनी जगह पर है, लेकिन जब 13 तारीख को रामगढ़ की जनता वोट देने जाएगी तो उसके जेहन में क्या होगा? क्या सुधाकर सिंह ने जो कहा है कि 300 जो बूथ है उस पर वो गदर मचा देंगे या फिर पीट करके भगाएंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने ये स्थिति पैदा होने दी, ये महत्वपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये रामगढ़ सीट जीवन मरण का प्रश्न बन गया है, क्योंकि अगर इस सीट पर स्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए एक रास्ता और बनता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चिराग पासवान को तरजीह दी जा रही है भाजपा के द्वारा और नीतीश कुमार को कम आंका जा रहा है, व्यवहार में ऐसा नज़र आ रहा है कि जेपी नड्डा पिछली बार आते हैं और मुलाकात नहीं करते हैं, इस बार आते हैं तो चिराग पासवान को भी साथ में समेट लेते हैं, उनके साथ भी मिलते जुलते हैं। इसके अलावे
जब तस्वीरों में एनडीए के घटक दलों में से सिर्फ चिराग पासवान का तस्वीर लगता है तो ये भी एक कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि चिराग पासवान बहुत करीब हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार के लिए ये सबसे ज़्यादा मुफीद समय है कि 23 तारीख को जब नीतीश कुमार रिजल्ट देखेंगे तो शाम में क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि उसके ठीक बाद वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पर जेपीसी की एक और बैठक होनी है और उस बैठक में जो अब तक की 4-5 बैठकें हुई हैं उस बैठकों में क्या कुछ रहा है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, किस तरह का माहौल रहा है और कितना विरोध का सामना करना पड़ा है इस बिल को। नीतीश कुमार के लिए भी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ वो अभी वर्तमान में है वो उन्हें कितना भाव देती है ये महत्वपूर्ण है, तो दूसरी तरफ उनके लिए रेड कारपेट बिछा करके पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन खड़ी है। अब तो अखिलेश सिंह ने भी ये बात कह दी है कि नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के नेता हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाना चाहिए और बिहार के हित में फैसला लेना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश भाजपा के साथ कब तक रहते हैं, ये सवाल जिसको बार बार कुरेदा जा रहा है, बार बार कयासों के बाजार में इसके भाव सबसे टॉप पर चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि फैसले की घड़ी आ गई है। 23-24 तारीख को नीतीश कुमार का कोई बड़ा फैसला आने वाला है। परिणाम जहां एक तरफ 4 सीटों के उपचुनाव और 2 राज्यों के चुनाव परिणाम के आएंगे, तो वहीं नीतीश कुमार का भी फैसला वेटिंग लिस्ट में है। अगर नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया और जैसा सिग्नल मिल रहा है उससे साफ लग रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है बिहार की राजनीति में, जो देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। नीतीश और नायडू की जोड़ी यदि एक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां बिल्कुल विकट होंगी और ऐसी स्थिति में सारा का सारा खेल और खेल के जो प्लानिंग है वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जिस तरह से चीज़ों को जोड़ घटाव करके देखा जा रहा है, वो साफ बता रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा है। बातों में, बयानों में तो नज़र आ रहा है, लेकिन व्यवहार में काफ़ी कुछ अंतर नज़र आ रहा है और इसीलिए मजबूर कर रहा है ये सोचने के लिए कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे या बीच में ही अपना रास्ता बदल लेंगे। क्या बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।